हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल अरुण कुछ क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारा चला हुआ है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम कल कुछ सवाल कर चुके हैं और बाकी सवाल हम आज करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कल की क्लास समझ में आई होगी। आज मैं आपको जो सवाल कराने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 4.1 से बाकी बचे हुए सवाल में कराने वाला हूँ। पहले सवाल में जो 8 सवाल दे रखे हैं उसके मैं 6 सवाल करा चुका हूँ और 2 सवाल उसके रह रहे हैं। वो 2 सवाल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और उससे बाद जो दूसरे सवाल में 4 सवाल दे रखे हैं मैं उनसे उनको कराऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चलते हैं आगे बिना टाइम लेते हुए। चलते हैं अपने सवाल आगे। ठीक है, आइए। क्या लिखा है? क्लास 10th मैथ्स द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, क्या था? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण ये चीजें हैं जिनको सॉल्व करने के बाद क्या द्विघात समीकरण बनती हैं। कल भी सॉल्व किए थे, आज भी। ठीक है, चलो तो करो, करते हैं। सबसे पहले इससे शुरू करेंगे। है 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कहता है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, अगर मैं बोलूं x प्लस 2 की पावर 3 पूरे का होल क्यूब बराबर 2x और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, क्या करने वाले? देखो, ये x प्लस 2 का होल क्यूब जो है ये a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस दो तरह से लिख सकता हूं मैं। पहले देखो, मैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। इसी को मैं अगर अपडेट करूं तो देखो इसी से बनेगा ये भी। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस, देखो इस 3ab की गुणा a में करो तो 3 a की में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b हो गया ना, 3a स्क्वायर b और फिर इसकी गुणा फिर b में करो प्लस 3 a तो a ही रहेगा, b की गुणा b में करूंगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर हो गए। अब या तो इस फॉर्मूले को लगाओ या इसको, दोनों एक ही काम करने वाले हैं। मैं आपको इस फॉर्मूले को बना के दूंगा। इसी फॉर्मूले से इसको ये बनता है क्योंकि इसकी गुणा हम अंदर कर देते हैं। या तो डायरेक्ट इसे लिखो या इसे लिखो, दोनों से हो जाएगा एक ही बात। शुरू करते हैं। ये क्या था? x प्लस 2 का होल क्यूब, ये मैंने a मान लिया, ये a मान लिया और ये b मान लिया। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब हो गया ना। करो तो सॉल्व करो। पहले इसे तोड़ो फिर इससे सामने गुणा कर लेंगे। ठीक है, इससे करो। देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a क्या है x, तो x की पावर 3 प्लस b क्या है 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है, लिख दो 2 की पावर 3, ये लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 हो गया प्लस 3 का 3 गुणा a का मान क्या है x, x का स्क्वायर, a स्क्वायर है तो x स्क्वायर, b का मान क्या है 2 गुणा 2। ठीक है, इस पे आ जाओ प्लस 3 का 3 गुणा a का क्या है x और b का 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का पूरी तरह से मैंने लिखा है। इसे मैं बराबर वाले को भी सॉल्व करूंगा नीचे ले जाके, पहले इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो करो x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। ठीक है, प्लस 3 गुणा में एक्स स्क्वायर में करूं या फिर 3 गुणा पहले मैं 2 में करूं, 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 2 का वर्ग होगा तो ये होगा 2 दूनी 4, तो 4 ये 12, 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स आएगा। ठीक है, अब मैं बराबर में अब लिख देता हूँ ये चीजें। 2 एक्स की गुणा में एक्स स्क्वायर में करूंगा तो 2 एक्स की पावर 3 हो जाएगा, 2 एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 3 हो जाएगा माइनस, तो 2 एक्स की गुणा में माइनस 1 में करूंगा तो माइनस का 2 एक्स आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये एक्स की पावर 3 है
और इधर क्या है, 2x⁻3 है, ये एक x⁻3 है, इधर 2x⁻3 है। तो एक साइड ले लो, देखो मैंने ये किया x⁻3, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 2x⁻3 हो जाएगा ना। देखो अब x² वाली चीज आएगी, ये प्लस का 6x², हाँ जी, और ये इधर x² को 6 दे, फिर लिखो प्लस बार है x, बार है x, हाँ जी। अब इसे माइनस के 2 को इधर लाओगे तो प्लस का 2 है, और प्लस 8 बचा, प्लस 8 बचा, हो गया सब एक तरफ, घटा दो। देखो दो x⁻3 में से एक x⁻3 जाएगा तो माइनस का x⁻3 बचेगा, मतलब एक x⁻3 बचेगा, x⁻3 बचा माइनस का, हाँ जी। अब प्लस 6x², प्लस 12 है और 2 14x, 14x प्लस आ गया। माइनस में है, अगर मैं प्लस में करूं तो माइनस कॉमन लेके मैं सबको प्लस में कर दूंगा, ये हो गया x⁻3, प्लस हो गया माइनस 6x², प्लस हो गया माइनस 14x, प्लस हो गया माइनस 8, क्या आया x⁻3 माइनस 6x माइनस 14x माइनस 8। अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 3, जो कि हमें तो क्या चेक करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं। जब अधिकतम घात 3 है तो यह द्विघात समीकरण कहां से हो जाएगी, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, इसमें तो अधिकतम घात 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होता है, पर अधिकतम घात 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो तो वह यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। आगे होगी बात समझ में, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, a प्लस बी मानकर मैंने a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला खोल दिया मैंने, ये दो तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा है, ऐसे भी ऐसे भी, इसकी गुणा कर दी मैंने a में और इसकी गुणा कर दी b में, जब ये दोनों चीजें मैंने लिख दी, कोई दिक्कत ना, वही सवाल फॉर्मूला। फॉर्मूला में मैंने ये वैल्यू रखी, ए की मान ए का मान दे रखा है x, फिर x⁻3 प्लस 2⁻3 प्लस 3 a² b और 3 ab², फॉर्मूला में रखा, पक्षांतर किया और आ गया ये। अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा। आगे होगी बात समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं, इसमें देखो यहाँ पीछे दे रखी है, ये क्या दे रखा है, x माइनस, या फिर मैं कहूँ a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस वाला दे रखा है कि नहीं, हाँ जी। देखो तो करो क्या करने वाले हैं, पहले इसे ऐसे ही उतार दो, x⁻3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, बिल्कुल बराबर। इसका फॉर्मूला मैंने अभी खोला था, यही फॉर्मूला लिख दूंगा, लिख दो, a⁻3 फॉर्मूला पूरा लिख दो, तो a⁻3 प्लस b⁻3 माइनस 3 a² b, a² b लिखता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, और माइनस 3 ab², आ गया फॉर्मूला। करो तो करो, a⁻3 a कितना है x, तो x⁻3 और आगे से कर दूंगा क्योंकि इसे अभी उतार नहीं रहा हूँ मैं, a⁻3 क्या है, तो x⁻3 माइन प्लस प्लस b⁻3 क्या है, 2⁻3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 गुणा a का मान कितना है x, तो x² 3 गुणा x² गुणा 2 हो गया, माइनस 3 x, b का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या करूंगा 4 लिख दूंगा डायरेक्ट 4, ठीक है। करो x⁻3 प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6x², और ये माइनस 4 किया 12x, माइनस 12x। देखो अब आगे वाली चीज लिख लो, आ गई x⁻3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यही चीज लिख लो, x⁻3 माइनस 4x माइनस x प्लस 1 आ गया। अब देखो, अब पक्षांतर कर लो,
ये एक्स की पावर 3 में है, लिख रहा हूँ पूरा लिख रहा हूँ, एक्स की पावर 3। हाँ जी, ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है ना, ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा। या फिर देखो मैं बोल रहा था कल लिए आपसे, ये जब बराबर में हो तो ये आपस में कट जाते हैं, एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कट गया, कट गया ना, हाँ जी कट गया। देखो करो पक्षांतर, ये 4x² है। अब देखो इसे माइनस का 4x², 4x², और ये माइनस का है इधर आके प्लस का 6x² हो जाएगा, 6x। और ये माइनस का x बचा, माइनस का x बचा, और इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रहेगा, ये प्लस का 8 है इधर आके माइनस का 8। आगे बात सुन करो, माइनस का 4x है प्लस का 6x है तो प्लस का 2x फालतू है तो 2x हो जाएगा, 2x²। ये अब बचा ये माइनस का 1x है प्लस का 12x, 12 में से 1 गया तो माइनस का 11x, ठीक है। प्लस का 1 है माइनस का 8 है तो बचेगा कितना, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। क्या इसकी अधिकतम घात 2 है? हाँ अधिकतम घात 2 है। जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होती है, द्विघात, द्विघात समीकरण है। इसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। इसमें वही है, आगे वाली चीजें ऐसे ही उतारनी है, पीछे वाले में a - b का होल के बारे फॉर्मूला लगाना है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस 3a² माइनस 3ab²। ये फॉर्मूला मैंने खोला, यहाँ से खोला और इसे बराबर रख के पक्षांतर किया, काटा और लाए तो यह द्विघात समीकरण, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं आगे। ले लिया, चलो मैं आपको पहले सवाल के सारे 8 पॉइंट करा चुका हूँ। दूसरा सवाल मैंने उतारा है, क्या है दूसरा सवाल, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इस सवाल को पढ़ो और इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, व्यक्त करो या निरूपित करो, एक ही बात है। क्या लिखा है सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, और जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें वैसे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, लंबाई और चौड़ाई तो मान लेनी है। उसके बाद में हमें द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनाना है, देखो आओ करता हूँ शुरू में हल। क्या करेंगे हम, एक आयताकार भूखंड, आयताकार क्या होता है देखो, जिसकी लंबाई बराबर हो और चौड़ाई बराबर, जिसके आमने सामने की भुजाएं, अगर ये एल है तो ये भी एल है, जैसे मैं लिख दूं ए बी सी, इनके नाम लिख दूं, ये एल है तो ये एल है। अगर ये बी है, बी मान क्या होता है चौड़ाई, विड्थ, तो ये भी बी है, समझ गए। तो फॉर्मूला क्या होता है वो बताऊंगा। ये आयताकार होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब जो इसका पूरा एरिया है वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, हल। हाँ जी, क्या कर देखूं मैं, इसमें लिखा है कि जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लिखा है मैंने, हाँ जी लिखा है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई के बारे में जानकारी दी है ना, कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने के, दो चौड़ाई से 2 गुनी पहले और उससे भी 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बतानी है, ऐसे लिखा है। तो देखो मैं बताता हूँ, माना चौड़ाई के बारे में हमें जानकारी दी थी, लंबाई के बारे में जानकारी दी है कि वो चौड़ाई से 2 गुने से भी 1 अधिक है। तो चौड़ाई नहीं थी जानकारी, तो माना हल में, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। जब मैं x लिख दूं, मीटर बाद में लिखूंगा x। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई होगी x तथा भूखंड की लंबाई कितनी होगी। इसने बोला है कि चौड़ाई से, चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 अधिक है। चौड़ाई का 2 गुना करो, चौड़ाई कितनी रखी है x, x का 2 गुना 2x और प्लस 1 करो, यही तो है। देखो क्या है, चौड़ाई का 2 गुना, 2 गुना का मतलब है 2 से गुना करेंगे, चौड़ाई का 2 गुना तो 2x, उससे भी 1 अधिक है प्लस 1। जब
इतना है, तो फिर बताना है हमें क्षेत्रफल। क्या करना है, जब भी मैं आपको बता दूं कि आयताकार, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी मैंने लिखा है कि माना चौड़ाई x है तथा भूखंड की लंबाई बराबर 2x+1 है। 2x+1 क्यों है, क्योंकि चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए 2x+1। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल, जो ये मैंने आयत बनाया है, चित्र जो बनाया है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आयत का, वो लिखो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो लंबाई हमारे पास है, ये रही, चौड़ाई हमारे पास है, कर दो उनकी गुणा और उनके सामने रख दो आयत का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दे रखा है। करो, लंबाई लिखो, सबसे पहले कितना है, 2x+1, ये लंबाई होगा, हाँ ये लंबाई होगा 2x+1, ये लंबाई होगा। इसमें गुणा करनी है चौड़ाई की, चौड़ाई क्या है x, और फिर ये बराबर आना चाहिए 528 मीटर स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। करो गुणा, x की 2 में करूंगा तो मैं 2x², बिल्कुल, x की 1 में करूंगा तो 1x, नहीं खाली x लिखूंगा x, ये प्लस का 528 इधर आएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा, हो गया 528, बन गई द्विघात समीकरण। यही आंसर, यही आंसर। क्या किया है मैंने, ये देखो एक बोल रहा था आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। मैंने समझाया आपको ऐसा होता है आयत, आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार जो एरिया होता है ऐसा होता है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई कुछ नहीं पता, चौड़ाई माना मैंने x, तथा भूखंड की लंबाई माना मैंने x का 2 गुना, इसके बोल रहा है ना कि चौड़ाई के 2 गुने से, तो 2x से भी 1 अधिक है तो +1, ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ जी, तो मैंने लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई ये रही, गुणा कर दी चौड़ाई की x से, बराबर 528 रखा है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर ही तो होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया मैंने, गुणा की मैंने 2x की गुणा x में की तो 2x² प्लस x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस है 528। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, आइए हम अब तक दूसरे सवाल का एक कर चुके हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, दूसरा सवाल क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत है, क्रमागत मतलब जो क्रम से हो, जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 क्रम से है ना। अगर मैं कहूँ विषम क्रमागत तो 1 3 5 7 9 क्रम से है ना। अगर मैं कहूँ सम क्रमागत 2 4 6 8 10 जो क्रम से आते हैं, तो ये कह रहा है कि दो क्रमागत, इसलिए ये नहीं बोला कि ऋणात्मक है धनात्मक, धनात्मक है, मतलब सब एक लाइन से है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो कैसे होगा, हल हल माना माना बोल रहा है ना, दो पूर्णांकों का जो क्रमागत जो पूर्णांक है उनका जो गुणनफल है 306 है। तो माना पहला पहला धनात्मक पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या रहने वाला है, धनात्मक पूर्णांक पहला रहेगा x, मान लिया मैंने x। ठीक है, और दूसरा क्रमागत क्या रहेगा, दूसरा माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1 होगा। x+1 क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं बोलूं क्रम से है, एक संख्या 5 है, 5 हो गई, और उससे अगली संख्या, क्रमागत का मतलब क्या है, जो क्रम से हो उससे अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या होगी 6। 6 कैसे बना, 5 में जब मैं 1 जोड़ूंगा जब ही तो 6 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो क्रमागत का मतलब है +1, किसी भी संख्या का अगर हमें अगली संख्या चाहिए क्रमागत में क्रम से, तो उसमें +1 करनी होगी। जैसे मैं कह दूं कि 10 का अगला क्रम क्रमागत के अनुसार 10 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, तो 11, तो कैसे लिखेंगे, तो 10+1 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 11 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने क्या माना, पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने x मान लिया, और दूसरा जो क्रम से है तो उससे अगला ही तो होगा, ये x+1, उसमें एक और जोड़ दिया मैंने, वो अगला हो गया। आई बात समझ में।
अब कह रहा है कि दोनों जो क्रमागत एक पूर्णांक आए हैं, इनका जो गुणनफल है 306 है, इन दोनों गुणा करके बराबर 306 लिखो, आंसर आ जाएगा। कैसे? ठीक, एक्स और गुणा करो किसकी, एक्स प्लस 1 की, हाँ जी, और बराबर 306 है। ये कह रहा है कि पहला गुणांक, पहला पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक की गुणा करो, गुणनफल उनका 306 है। देखो करो गुणा, एक्स गुणा एक्स में करूंगा तो एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस एक्स गुणा 1 में करूंगा तो 1x, तो पर एक्स लिखूंगा, बराबर ये 306 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 306। यही है, कोई बड़ी बात। क्या करा मैंने, ये कह रहा है दो क्रमागत जो क्रम से हो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, मैंने माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। अब जो क्रम से हो, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं 2 से कहूँ, 2 से अगली संख्या क्या है, 3 है, 2 में अगर मैं प्लस 1 करूंगा 3 हो जाएगी। ऐसे ही मैंने जो माना है पहला धनात्मक पूर्णांक x माना है, उससे अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1, उससे अगली संख्या के लिए इसमें जोड़ दो, अगला क्रमांक संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों जो ये पूर्णांक आए हैं, ये और ये, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है गुणा करके, तो x और x प्लस 1 की जो गुणा की तो बराबर 306 आएगा। एक्स की एक्स में गुणा की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 1 होगी तो 1x, इसलिए x बोल रहे हैं, माइनस प्लस चीज माइनस में हो जाएगी 306। हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। उन्हें हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का जो गुणनफल है 360 दे रखा है, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। देखो रोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, उसकी माँ के बारे में दे रखी है। चलो तो मैं हल करता हूँ। रोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, माना माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान ली मैंने, रोहन की वर्तमान आयु मैंने x वर्ष मान ली, और रोहन की जो माँ है, मतलब माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या है, रोहन से 26 वर्ष अधिक है, मतलब 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन कितना है x, अब वो 26 वर्ष बड़ी है तो प्लस 26 कर दूंगा, हाँ जी, इतने वर्ष हो गया। ठीक है, इसलिए ये रोहन की माँ की आयु है। ठीक है, जहां तक होगी बात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब जो दोनों दे रखी है, रोहन की आयु इसमें भी 3 वर्ष जोड़ो और उसकी माँ की आयु इसमें भी 3 वर्ष जोड़ो और बराबर रख दो किसके, 360 के। बोल रहा है ना, उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा फिर 3 वर्ष बाद। हाँ तो करो, रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु क्या रहने वाली है, अब अभी वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पश्चात क्या रहेगी, x प्लस 3 हो जाएगी ना, x प्लस 3 वर्ष। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 पहले से है और प्लस 3 और कर दो। जब पश्चात या बाद की बात करें तो हम जोड़ते हैं, और पहले या पूर्व की बात करें तो हम घटाते हैं। ये देखो क्या किया मैंने, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष पता नहीं थी, माँ की वर्तमान आयु कितनी थी, रोहन की 26 वर्ष अधिक, तो x प्लस 26 वर्ष। रोहन की 3 वर्ष पश्चात वाली जो आयु है वो कितनी होगी, x प्लस 3 जोड़ दो, और उसकी माँ की 3 साल बाद की आयु क्या होगी, x प्लस 26, उसकी पहले थी और 3 वर्ष और हो गई, तो 26 और 3 29 हो गई। तो मैं इसे क्या लिखूं, मैं इसे बराबर में ऐसे लिख लूं कि x प्लस 26 नहीं, x प्लस 26 और 3 29 लिख देता हूँ। ठीक है, x प्लस 29 लिख दिया मैंने,
अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के गुणा करके 360 आना चाहिए, कह रहा है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष मैंने जोड़ दिए, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब जब इन दोनों की गुणा होगी, किसकी, रोहिणी की आयु कितनी है, x+3, हाँ जी, और उसकी माँ की आयु कितनी है, x+29, हाँ जी, जब दोनों गुणा हो गई तो बराबर 360 आ जाएगा। करो गुणा, x गुणा x में करो x² आ गया, x गुणा 29 में करो तो +29x आ गया, 3 गुणा x में करोगे तो +3x, हाँ जी, 3 गुणा 29 में करोगे 29 87 प्लस का 87 बराबर 360। करो x² का x² प्लस 29 और 3 32x, 32x, ये प्लस का 87 है। अब जब ये पल्ले तरफ से बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा। हाँ करो, अब देखो इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ x² का x² प्लस 32x का 32x, 32x का 32x, ये प्लस का 87 है, माइनस का 360 घटाओ, 10 में तो 7 गया तो 3 माइनस का आएगा, अब ये 3 बचा कितना है यहाँ 5, यहाँ से फिर जाए नहीं 15, 15 में 8 गया तो 7, हाँ जी, बचा कितना 273, x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, यही आंसर, यही आंसर। आगे होगी बात समझ में, कुछ नहीं करना था, रोहन की आयु x मान ली, उसकी माँ की आयु 26 वर्ष अधिक थी तो x+26। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात तो x में जब 3 जोड़ा मैंने 3 वर्ष पश्चात हो गई, और उसकी माँ की आयु x+26 थी, उसमें 3 जोड़ा तो x+29 हो गई, 3 वर्ष पश्चात x+3 पुत्र की और x+29 होगी उसकी माँ की, रोहन की। उन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा x+3 और x+29 गुणा करूंगा तो बराबर आएगा 360 के। बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, 360 बैठेगा, गुणा की मैंने तो x² प्लस 29x प्लस 3x करके बराबर 360, ये दोनों जोड़ दिए 29 और 3 प्लस का 32 हो गया, ये प्लस का 87 इधर रहने दिया, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 360 घटाया x² प्लस 32x माइनस 260, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सवाल पर, और एक्सरसाइज 4.1 खत्म, एक सवाल बचा है वैसे मैं बता देता हूँ। आज का आखिरी सवाल और एक्सरसाइज 4.1 का भी आखिरी सवाल है, ये सवाल और एक्सरसाइज 4.1 समाप्त, ठीक है। क्या सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, जो पहले थी ना समान चाल से जिससे चल रही थी, उससे अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर जो पहले किसी एक नियत चाल से या समान चाल से चल रही थी उससे सही समय पर पहुंचती थी, अगर उससे 8 किलोमीटर चाल या मतलब स्पीड में बोलूं कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो हल हल जो ज्ञात करना है उसे ही मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति, और तथा दूरी बराबर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब करता हूँ सवाल शर्त 1 से, शर्त 1 से मैं क्या करूँ, देखो मैं लिखता हूँ समय, समय निकालूंगा मैं, समय में बोलूंगा T1, T1 क्या कैसे निकालूंगा मैं, समय कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, हाँ जी, दूरी कितनी है 480, दूरी 480 बट्टे चाल कितनी है x, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा बनाओ, शर्त 2 से बनाओ, शर्त 2 क्या कहती है, तो समय निकालना है इसमें भी, तो ये हो गया क्या, ये होगा T2 मतलब दूसरा टाइम है ये, बराबर जो अब 8 घंटे मतलब 8 किलोमीटर की स्पीड यहाँ कम करी है, दूरी का दूरी बट्टे चाल का चाल, दूरी तो वही रहने वाली है पहले वाली, हाँ जी,
480 बट्टे, अब जो चाल है वो पहले से 8 किलोमीटर कम कर रहा है, एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है जब 3 घंटा अधिक लगते हैं। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2, अब देखो ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। जब मैं जो दूसरा वाला टाइम जो खर्च हुआ है T2 है, तो मैं देखो लिख देता हूँ, तो T2 जो दूसरा वाला टाइम जो लगा है ये, इसमें से घटा दो T1 पहला वाला समय, पहले जो समय लगा था, अब वो जो समय लगा है उसमें से अगर मैं जो पहले समय लगा है उसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 3 घंटे। 3 घंटे आएगा ना, 3 घंटे। हाँ तो घटा दो, तो क्या करेंगे घटाने के लिए, मैं आगे लिख देता हूँ। T2 क्या है, ये है T2 480 बट्टे क्या आएगा x माइनस 8, इसमें से माइनस करना है क्या, 480 बट्टे x, 480 बट्टे x, और जब बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा ना, ये तो बोला T2 माइनस T1 बराबर 3 आ गया। आगे सॉल्व करता हूँ मैं, आगे सॉल्व करता हूँ, क्या सॉल्व करूंगा मैं, इसके बाद यहाँ तक मैंने कर दिया है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे 480 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 480 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे ले दिया, बचेगा क्या 1 बट्टे एक्स माइनस 8, 1 बट्टे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बट्टे एक्स, तो बचेगा कितना बराबर, ये था इतना ही आया था। 480 मैंने कॉमन ले दिया, दोनों जगह 480 है, 480 मैंने कॉमन ले दिया, तो 480 का जब मैं 480 भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, बट्टे की चीज एक्स माइनस 8 में ही रहेगी, ऐसे ही ऊपर एक बार जाएगा और एक्स नहीं रहेगी, बराबर 3 है। अब क्या करने वाले हैं, इसे ऐसे लिख दो, 1 बट्टे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे गुणा की चीज भाग में 480, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 18, 3 6 18 0, 160 आएगा, तो 1 बट्टे 160 आ गया, 1 बट्टे 160 आ गया ना। करो इन दोनों का एलसीएम ले लो, x माइनस 8 हो गया और x हो गया x, ठीक है जी। करो इसका भाग इसमें दूंगा तो x बचेगा, x बड़ा ऊपर करूंगा तो x माइनस, x का भाग जब पूरे इसमें दूंगा तो x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, तो x माइनस 8 बचेगा बराबर 1 बट्टे 60 बचेगा, 1 बट्टे 160। अब खोलो इस कोष्टक को, देखो x का x, ये माइनस की उड़ान रखनी हुई तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस का r बट्टे गुणा कर दो, इनकी गुणा करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो x माइनस 8 और x का x बराबर 160, 1 बट्टे 160, ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, बचेगा कितना 8 बट्टे x माइनस 8, 8 बट्टे x माइनस 8 और x बराबर 1 बट्टे 160, कैसे गुणा कर दो, जब मैं इसकी इसमें गुणा, देखो मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा, एक्स की भी एक्स में गुणा करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर एक्स की 8 में गुणा करूंगा तो माइनस का 8x, ये बराबर में रहेगा क्या, ये जो आएगा कितना गुणा करके 0, 8 0 0, 8 सिंह 48, 8 कम 8 4 12, 1280 आया। जब इधर लाएंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, यही आंसर। आगे बात समझ में, यही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्या क्या था मैंने कि मैंने रेलगाड़ी बोल रहा था 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से एक दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी जाए तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो गाड़ी की चाल बताओ। माना रेलगाड़ी की चाल मानी मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखी थी 480 किलोमीटर, ठीक है जी। शर्त पहली क्या थी कि समय जो निकालना था, पहला T1 समय, दूरी बट्टे चाल होता है समय का फॉर्मूला, दूरी थी 480 बट्टे समय था x जो मैंने माना है अभी, और दूसरी शर्त से समय T2 जब मैंने दूसरा समय निकाला था, दूरी बट्टे चाल, दूसरा जो समय था कितना था 480, वही दूरी थी, पर अब क्या 8 किलोमीटर प्रति की घंटे की स्पीड कम कर दी, तो x माइनस 8, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मतलब T2 माइनस T1 बराबर 3 आ जाएगा। जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की मैंने स्पीड जिसमें कम की है
उसमें 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो मैं उसे जिसमें मैंने स्पीड कम की है उसमें से मैं उसे घटाऊंगा जिसमें स्पीड ज्यादा है। तो T2 में से मैं माइनस करूंगा T1 और आ जाएगा 3 घंटे बराबर 3 आ जाएगा 3 घंटे फालतू में। अब देखो T2 कितना है 480/x - x माइनस T1 कितना है 480/x बराबर कितना आ रहा है 3 घंटे के 3। इन दोनों में देखो 480 कॉमन है, तो 480 मैंने कॉमन ले लिया, ये ले लिया। बचा कितना 1/x - और 1/x 1/x - 8 माइनस 1/x बराबर कितना 3 दे रखा था, आ गया। अब देखो ये 480 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 3/480 काटा तो 1/107, ये 1/x - 8 1/x बचा, दोनों का एलसीएम लिया x - 8 और x। अब x - 8 से जब मैं x - 8 x में भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, x बचेगा, x की गुणा ऊपर 1 में करूंगा तो x आ जाएगा माइनस। अब x का भाग जब मैं इस पूरे में दूंगा तो x से x कट जाएगा, x - 8 बचेगा, उसी गुणा ऊपर हो जाएगी 1 में, तो x - 8 बराबर 160 करो। अब देखो कोष्टक खोलो, x का x ये माइनस की गुणा होगी x में, तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 8 बट्टे x - 8 x बराबर 160 माइनस x से प्लस के x से माइनस का x कट गया, ये x था प्लस के x से माइनस का x कट गया, और बचा क्या 8 बट्टे x - 8 और x बराबर 160 1/160 गुणा करो, x की x में गुणा की मैंने x स्क्वायर, x की -8 में की तो -8x बराबर कैंची गुणा की है ना, कैंची गुणा। अब 8 की गुणा तो मैं साथ में करूंगा तो 1200 इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1280 इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट सवाल था एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, अब चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं, आते हैं पॉइंट पर। क्या देखो, अब तक हमने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर लिया है, हमने कुछ सवाल कर लिए थे एक्सरसाइज 4.1 के, कुछ आज किए हैं, और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट द्विघात समीकरण की एक जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है, 2 और बची है एक्सरसाइज 4.2 और 4.3। वो मैं आपको कुछ कल कराऊंगा, एक्सरसाइज कल में चालू करूंगा, एक्सरसाइज 4.2 करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए, चौथा चैप्टर चल रहा है, और सारी चीजें इसी चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे आपको पूरा कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। इसलिए आप देखें वीडियो, समझने की कोशिश करें, और फिर अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपना स्कोर बढ़ाएं, और अपनी परसेंटेज बढ़ेगी, जब स्कोर बढ़ेगा तो परसेंट बढ़ेगी ओवरऑल। ठीक है, ज्यादा बातें ना करते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों, यारी, रिश्तेदारी, अपनी जानकारी, जहां भी कोई 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहता है, या फिर मैं कुछ भी क्विज भी डाल रहा हूँ, क्विज मतलब बहुविकल्प प्रश्न के रूप में, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर मैं रोजाना एक मैथ का और एक साइंस का, साइंस में बायोलॉजी का एक क्विज रोजाना, एक दोनों में से रोजाना डालता हूँ। अभी एक है, आगे आगे बढ़ाएंगे, तो उसका फायदा लेने के लिए जो क्विज जो होते हैं, या फिर पूरा मैथ सॉल्यूशन आपको देखना है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस चैनल, और अपने यारों दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं और शेयर कराएं। चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।